नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए कविता जी की एक कहानी उस पार की रोशनी लेकर आई हूँ। कविता जी मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं मेरे नाप के कपड़े, उलट बांसी, नदी जो अब भी बहती है, मेरा पता कोई और है। मेरी नाप के कपड़े कहानी पर अमृतलाल नागर कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी उस पार की रोशनी। वर्तिका देसाई बालकनी में खड़ी खड़ी उगती सुबह की सुंदरता का आनंद ले रही थी। अंधेरे के दुपट्टे में जैसे किसी ने एक रोशन सितारा टांक दिया हो। उस सितारे की लौ सी बुझती सी अंधेरे की चादर झिलमिला उठी थी। उसकी कालिमा गदुम्बी होते होते धुंधला गई हो जैसे, और बुझते से उजले धुआं रंग का कोई दूसरा प्रकाश पिंड सिर झुकाए चल दिया था किसी कोने कुतरे की तलाश में। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, दूर कोई एक सितारा झिलमिलाए और जिंदगी की ऊसर कालिमा उसके प्रकाश में धूसर हो ले, जैसे जीने की एक वजह मिल गई हो। वैसे सोचो तो न जाने कितनी सारी वजहें हैं जीने की, पर मन का क्या है, वो कहाँ रमे, किसे माने अपने जीने की वजह। सुबह और सूर्योदय के इस आनंद में जब वो लीन थी, उसकी जिंदगी का सूरज भी तभी प्रकाशमान हो आया, अपने हाथों में चाय की प्याली और चेहरे पर सदा बहार मुस्कान लिए। तो मुस्कान का अक्स उसके चेहरे पर भी उतर आया हो जैसे। सूरज ने पूछा, क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो तुम? बस यही कि तुम लड़कों के नाम सूरज, रवि, प्रकाश, उदय, आदित्य जैसे क्यों होते हैं? सारा का सारा तेज, सारा का सारा पुरुषार्थ, सारी की सारी सत्ता बस तुम लोगों के नाम में। तुम लोग सर्वशक्तिमान हो और हम औरतें वीणा, सिया। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हुए तो नाम रख दिया वर्तिका। पर उससे अंतर क्या? अर्थ तो वही के वही, मेरे हिस्से में भी वही जलन, वही थकन। सूरज और भी ज्यादा मुस्कुराए थे। अरे जलने की बात तो ही दीगर है, सूरज से ज्यादा जलन और किसके हिस्से होगा? फिर भी जलन जलन में भी तो फर्क होता है ना। अरे छोड़ो भी, सुबह सुबह नामों के पोस्टमार्टम में क्या लग गई तू? नाम को नाम ही रहने दो। दोनों उतरकर लॉन में चले आए। सूरज ने पहले से ही वहां लॉन चेयर रख दिया था और चाय का सारा सरंजाम भी। वे चाय की दूसरी प्याली तैयार करते करते सोच रही थी कि आखिर कमी क्या है इस इंसान में। कितने मर्द होते होंगे सूरज की तरह, खुश मिजाज, हाजिर जवाब और इंटेलेक्चुअल भी। वो भी सारी उम्र पुलिस विभाग के बेरस जिंदगी में बिता देने के बावजूद। पर फिर भी एक तनी सी रस्सी ताउम्र रही उनके रिश्ते के बीच। वे जब भी उसे फांद कर एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते, वो तनी रस्सी कुछ और बढ़कर उनके बीच फिर आ खड़ी होती। वर्तिका अर्ली राइजर भी नहीं थी, कभी भी नहीं। उनकी सुबह 8 साढ़े 8 से पहले कभी नहीं होती थी। पर आज कुछ खास बात थी। अल सुबह फोन की घंटी घनघनाई और वे धड़फड़ाती हुई उस तरफ पहुंचती कि वो आवाज सुप्त हो चली। फिर पल दो पल का इंतजार, फिर न जाने कितने पलों का इंतजार। उन्हें इंतजार की आदत नहीं, या यूं कहें कि उन्हें इंतजार करना पसंद ही नहीं। उनके उठते उठते सूरज ने कहा था, फोन न लगा हो शायद। पर उनके भीतर चिढ़ जाग रही थी। हाँ, बिल्कुल नहीं लगा होगा। सुबह की नींद खराब कर दी, और यूं अचके से जब जागती हैं वो किसी दिन, फोन की घंटी से दूसरी तरफ से आती बच्चों की आवाज उनकी सुबह को खुशनुमा कर जाती है। गुड मॉर्निंग नन्ना, गुड मॉर्निंग दद्दू। पर आज की सुबह सुहानी होते होते रह गई थी। लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि सुबह को यूं जाया भी नहीं होने देना है। वो बालकनी तक चली आई और सचमुच कुछ पलों के लिए वो सब कुछ भूल चुकी थी। सुबह सचमुच बहुत खूबसूरत थी। गुलाब के फूलों और पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदें, अधखिली कलियों की ताजगी, हरी घास की कचनार सी हरितिमा, सब कुछ उतना ही खूबसूरत, उतना ही सुंदर जैसे कि पूर्णता से पहले होता है। और इन सब के बीच एक साथ बैठे हुए वे दोनों बिल्कुल किसी खुशनुमा पेंटिंग की तरह।
उन्हें इधर लगने लगा कभी कभी जैसे जिंदगी से शिकायत मिटने लगी हो, जैसे वे भी उसी तरह जिंदगी से संतुष्ट हो जैसे कि मिस्टर देसाई। ऐसे में खींचकर वे अपनी संतुष्ट असंतुष्टि को जगाती जैसे कि ये सब बुढ़ाने के लक्षण हो। इन सब में क्या खूबसूरत है? कुछ भी तो नहीं। न सूरज प्रकाश का साथ, न ये पल, कचकच हरी घास उन्हें कभी अच्छी नहीं लगी। उन्हें पता है कि जरा सी लापरवाही हुई और ये अब सूखी कि तब सूखी। वैसे भी पूरा खिला फूल आदमी तो क्या हवा तक की छुअन से पल भर में झड़ जाए, और बेचारी बूंदें जब तक ठहरी हैं तब तक तो है उसका अस्तित्व, गिरी नहीं कि क्षण में विलीन हो गया उसका सर्वस्व। वे पल भर को ये भी सोचती हैं कि वे असंतुष्ट इसलिए तो नहीं होना चाहती कि पूर्णता एक विराम है, कि उसके बाद कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। पूर्णता मानी समाप्ति, वो कगार जहाँ जहाँ के बाद बस एक काली अंधेरी खाई हो और कुछ भी नहीं। उन्हें इस अंधेरी खाई से बहुत डर लगता है। खाई से या कि उसके अंधेरे से वो ये तय नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं। वे बार बात टटोलती हैं खुद को कि उनकी ये सोच उनकी उम्र का तकाजा तो नहीं। वे बूढ़ी हो रही हैं और उन्हें पर वे नकार देती हैं सच को। गति, ऊष्मा और बहाव उनके जीवन की तीन निर्मितियां रही हैं, या कि फिर निमित्त। वर्तिका माने कि न माने, वे क्रमशः वृद्ध होते दो शरीर थे जिन्हें एक दूसरे के साथ की बहुत जरूरत थी और जिससे वे बाहिल हुज्जत हमेशा इनकार करते आए थे, जैसे जिंदगी की अन्य बहुत सारी सच्चाइयों से। सच्चाई से इनकार करने की इसी आदत के तहत वे अपने और सूरज के साथ इन सुखद क्षणों में भी इनकार करना चाहती थी और खोज खंगाल कर निकालने लगी थी अपने रिश्ते के बीच की सारी खाइयों को। क्योंकि वो जानती थी कि ऐसी कोई खाई भी नहीं है ठीकम ठीक उनके बीच। सूरज ने पूछा था, क्या सोच रही हो? तब से वे कहना चाहती थी कि उनसे सब कुछ, पर ये कोई खाई नहीं थी। और क्या था कि आदतन उन्होंने यही कहा, कुछ भी तो नहीं। सूरज उठकर टी सेट रखने जाने लगे थे और आदतन उन्होंने भी कहा, मंजू तो आएगी, ये जानते हुए भी कि उनके कहने सुनने का कोई मतलब नहीं। होता तो वही रहेगा अंत तक, जैसा कि होता आ रहा है हमेशा से। वे दोनों सुनते जरूर थे एक दूसरे की, पर करते वही थे जो उनका दिल चाहे। सूरज प्रकाश इसे दोनों की निजता कहकर परिभाषित करते और वर्तिका को भी ये अच्छा ही लगता। निसंदेह उनकी इस जीवन शैली में सूरज प्रकाश की बहुत बड़ी भूमिका थी। वे पूरे परिवार के सामने बड़ी विनम्रता और दृढ़ता के साथ कहते कि वर्तिका पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाए। शादी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लड़की आमूल चूल बदल जाए या कि उसे बदलने पर मजबूर किया जाए, पर उससे भी वे एकांत में कहते कि मैं तुम्हारी आज़ादी में कभी बाधक नहीं बनूंगा। पर एक बात तुम भी हमेशा याद रखना कि व्यक्तिगत आज़ादी के नाम पर कभी अपनी बातों से, अहम से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचने देना। स्वतंत्रता की ये बहुत ही अजीब सी परिभाषा थी। ये कैसे संभव हो सकता था कि आप अपनी मर्जी का जिए करें और दूसरों को ठेस भी ना लगे, रत्ती भर भी नहीं। पर सूरज खुद ऐसे ही थे, हर असंभव को संभव बनाते हुए, और वे वर्तिका से भी शायद ऐसा ही होने की उम्मीद करते थे। और वर्तिका ने ऐसा होने की चाह में धीरे धीरे बहुत कुछ कमाया। अपनी कला, अपना नाम, अपना शौक, साथ ही उन्होंने बहुत कुछ अर्जित भी किया। नया नाम, नए शौक, नई पहचान, जो कि उन्हें आज़ादी का भ्रम भी देती रही। साथ ही साथ वर्तिका सोचती है तो आश्चर्य होता है कि गोकी कई क्षण आए उनके जीवन में जब उनका जी भी चाहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलती बने इस जंजाल गृहस्थी को भी। पर तब बच्चों की मोह ने उन्हें रोक लिया। उसने एक आम गृहस्थिनी की तरह सोचा था, पर खींच भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर आई। और बच्चों से पहले जब उसकी जिंदगी में सिर्फ सूरज प्रकाश ही थे, तब ससुराल की मान मर्यादा, सास ससुर का प्यार, और जब वे भी गुजर गए, वर्तिका ने खुद को डपटा। सच तो ये है कि तुम कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक अनजान अंधकार की दिशा में चल पड़ने को। सूरज प्रकाश की पद की गरिमा, उससे उपजे सुख संतोष, उनकी प्रश्नहीन छत्र छाया, ये सब कुछ मिलजुल कर
उस सुख संतोष से जरूर बड़े रहे होंगे जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाने को उसका मन छटपटाता रहा होगा किसी पल। वे ओछी हो आई थी अपनी ही नजर में, इतनी कि इस आत्मग्लानि से उनकी आंखों में आंसू आ गए। पश्मीन के उस शॉल को जिसे सूरज प्रकाश कश्मीर से 3 वर्ष पहले लेते आए थे, बड़े एहतियात से अपने इर्द गिर्द लपेटने के बावजूद वो खांसने लगी और बेतरह खांस रही थी। बेलिहाज खांसी की इस आवाज़ को सुनकर सूरज हड़बड़ाते हुए बाहर आए। सिरप उनके हाथ में था। वर्तिका ने इशारे से उन्हें मना किया, ज़रूरत नहीं। और सूरज ने पहली बार जिंदगी में कहा था, शायद। कैसे नहीं है, मैं देख रहा हूँ खांसी का दौरा बहुत जल्दी जल्दी पड़ने लगा है इन दिनों तुम्हें। डॉक्टर तुम्हारा रूटीन चेकअप नहीं करके गया क्या? वर्तिका ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं ठंड में बैठ गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सो लूँ तो शायद ठीक लगे। सुबह सुबह जल्दी उठ भी तो गई थी। और वे एकदम से उठकर कमरे की तरफ जाने लगी कि अचानक ही उनके पांव लड़खड़ाए और वे सूरज ने उन्हें संभाल लिया। यूं अचानक झटके से न उठा करो। गिरने के क्रम में चोट से ज़्यादा जिस तकलीफ का एहसास उन्हें हुआ वो ये था कि वे चाहें न चाहें सूरज प्रकाश पर उन्हें आश्रित होना ही पड़ेगा। आर्थराइटिस इसी उम्र में, वर्तिका सोचती रही, तो क्या। और उन्होंने मन ही मन तमाम गालियां अपने उस वंशानुक्रम को दी जिसमें ये वात रोग पीढ़ियों से चलकर अब शायद उन तक आ पहुंचा था। माँ, नानी, परनानी और उससे भी कहीं बहुत आगे से। उन्होंने सोचा रोग शोक सब जैसे औरतों की ही ताक में। सूरज तो उनसे कितने बड़े हैं, फिर भी दुबले जरूर हुए हैं उम्र के साथ। पाचन शक्ति भी थोड़ी कम हुई है। डाई भी नहीं करते सो कनपटी के सफ़ेद बाल भी दिखते हैं। फिर भी ये सब उन पर फपता है, उन्हें और ज़्यादा गरिमामय बनाता हुआ। और एक वो, क्या औरतों को रोग, उम्र और शोक इसलिए ज़्यादा परेशान करते हैं कि उनके मन के चोर तहखानों में भी बना होता है कोई और तहखाना, जिसमें न जाने कितनी अनाम ख्वाहिशें, कितनी कामनाएं सब तड़फड़ तड़फड़ करती रहती हैं, रौंदती रहती हैं उन्हें भीतर ही भीतर। उन्होंने सूरज प्रकाश के चेहरे को बहुत गौर से देखा। क्या यहाँ कोई कामना नहीं होगी, कोई दबी ढकी अनाम सी चाहत? पर नहीं, उन्हें अभी भी लगा कि सूरज संतुष्ट हैं जिंदगी से, उस सब से जो उन्हें प्राप्त है, यानी कि उस उतने से भी जो जोर जबर मिल जाता है उन्हें, या कि मन को समझाकर या मार कर वो कर देती हैं कि ये तो उनका प्राप्य है, उनका हक। पहले शिकायत होती थी इन सब से, बाद में वो भी नहीं। और अब तो सूरज उन्हें सहारा देते हुए कमरे तक ले आए और एक पल को उन्हें लगा कि सूरज तो है ही नहीं, कोई और है वो, पर सामने सूरज ही थे, जीते जागते सूरज। उनकी मीठी कल्पना पल भर में धराशायी हो गई। सूरज कह रहे थे, मुझे तो रूटीन चेकअप के लिए जाना ही है, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा डेंचर भी तो लेना है। कितने दिनों से तुमने खाने पीने में परेशानी हो रही है और मैं हूँ कि पिछला टेंचर तुम्हें सूट नहीं हो पाया था। देखो इस बार कोई नया बहाना नहीं करना कि गड़ता है या कि ढीला है, लगातार लगाओगी तभी आदत बन पाएगी। आदत के बगैर, वर्तिका ने सोचा था, आदत की ही तो बात है। जीना भी तो एक आदत है, सांस लेना भी, बस आदत के कारण ही तो। उसने एक ठंडी सांस ली। वर्तिका को लगा सदियों लंबी राह पर चलकर लौटी है वो, थकान उतनी ही जबर, हल्की ठंड के मौसम में भी इस तरह का पसीना। उन्होंने सब प्रयास सूरज से कहा था, बहुत हरारत सी हो रही है, चेकअप करवाने मैं नहीं जा पाऊंगी। सूरज की चिंतातुर हथेलियों ने उनका माथा टटोला। सिर भी हल्का गर्म है, अगर सांस चलती तो। वर्तिका ने बहुत नरमी के साथ एक बार फिर नकारा, और वो नकार सूरज के लिए निषेध रेखा थी। आगे अब कुछ नहीं, न कोई खास बातचीत, न कोई जिद। वर्तिका ने कह दिया सो कह दिया, अकेले ही जाना होगा अब उन्हें। पर उन्हें वर्तिका की चिंता हो रही थी। कुछ न कुछ तो गलत हो ही रहा है उसके साथ। उसकी दृढ़ता, उसकी मजबूती जैसे ढहती जा रही हो, जैसे कुछ टूट फूट रहा हो उसके भीतर। किसी भी तूफान में हौसला न हारने वाली वो औरत छोटी छोटी बातों में अब फूट पड़ती है। बच्चों जैसी जिद स्वभाव ही बदला जा रहा हो। वर्तिका जरूरत से ज्यादा गुमसुम रहने लगी है, चुप भी।
बाहर जाने के हर मौके को जैसे वो टाल देना चाहती हो। महिला मंच की अध्यक्षा, शहर के लगभग हर समाज सेवी संस्था से संबद्ध, हर सप्ताह पार्लर जाने वाली वर्तिका की भौहों की धार इन दिनों भोथरी हो रही है, और उसे जैसे इस बात का गुमान ही ना हो। और गजब तो ये कि उनका यूं भोथराना उन्हें चुभ रहा था। उस सूरज प्रकाश को जिन्हें पार्लर से लौटी वर्तिका बिल्कुल नहीं भाती, सजी संवरी तराशी हुई। उसकी ऊंची एक रेखी भौहें उनके अंदर जैसे कुछ मार जाती हैं। वे कहना चाहते हैं वर्तिका से, तुम यूं ही बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आभा, तुम्हारे नक्श और तुम्हारी गोलाकार भौहें सब अपने आप में सबसे खूबसूरत है, खूबसूरती का पर्याय है। इन्हें किसी कृत्रिमता की जरूरत नहीं। पर पिछले 40 वर्षों में वे ऐसा कुछ भी नहीं कह सके उसे। शायद ये सब वर्तिका को भाता हो, शायद ये सब हाई सोसाइटी विमेन की ज़रूरत हो। एक वक्त था जब 24 घंटे में उसकी आवाज़ गूंजा करती थी। फ़ोन पर अक्सर ही सहेलियों से लंबी लंबी बातें, देर रात तक रवि और बच्चों की एक एक बात का ख्याल, नौकरों पर सख्ती, रात ढले उसके खर्राटे जिससे उसकी नींद बार बार टूटती। फिर भी वे कभी वर्तिका के बगल से उठकर कहीं नहीं गए और ना कभी कोई शिकायत ही की उससे। वे हमेशा से ही उतना बोलते रहे जितने की ज़रूरत हो, या कि सामने वाला जितना सुनना चाहता है। जबरन किसी के सामने अपना मन खोलना उनकी फितरत नहीं रही, न कि ज़बरदस्ती का अधिकार जताना। वर्तिका खुले और समूह ले उन्हें अपने भीतर। उसका प्यार उस बेगवती नदी की तरह हो जिसमें घुल जाए उनके जीवन के सारे अवयव, जिसमें धुल जाए उनके जीवन के सारे सुख दुख। वो तो बस यही चाहते थे, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। पर कभी कभी लगता उन्हें वर्तिका ठीक वैसी नहीं है जैसी कि दिखती है वो, या कि जैसी उसके सामने हो जाती है। बच्चों के साथ, रवि के साथ उसे खिलखिल करते पाया उन्होंने। शरारतें और जिद करती थी वो, उनके साथ पूरे अधिकार भाव से पेश आती। बच्चे तो खैर बच्चे थे, पर रवि, अजीब बात है, वे हमेशा ये चाहते थे कि वर्तिका रवि को अपने बच्चों जैसा ही समझे, उसे भी उन्हीं में शामिल करे। पर जब वो, उन्हें क्यों परेशानी होती है, क्या चाहते हैं आखिर वे उनके बीच के दोस्ताने से चिढ़ भी उठते कभी कभी। कभी कभी जब वे साथ कहीं जा रहे होते, वर्तिका बच्चों को उनके साथ कार में छोड़कर रवि के साथ बाइक पर जा बैठती। उन्हें गुस्सा आता, चिढ़ होती, पर सब भीतर ही भीतर। उन्हें गुस्सा आता, चिढ़ होती, पर सब भीतर ही भीतर। वे आगे पीछे निकलती बाइक से वर्तिका की खिलखिलाहट सुनते और अपने गुस्से को ये कहकर समझाते कि वे माने कि न माने, लगभग हम उम्र हैं वे दोनों। रवि उनसे 10 साल छोटा है और वर्तिका, वे नहीं हंसेंगे बोलेंगे तो कौन, और रिश्ता भी तो। वे ऐसा नहीं चाहते थे कि वर्तिका, वे बस इतना चाहते थे कि वो उनके साथ भी उसी तरह रहे। पर यूं भी सब घर में हंसते खिलखिलाते रहते और उनके पहुंच जाने भर से सन्नाटा सा छा जाता, जो उनकी लाख कोशिशों से भी कभी नहीं टूटा। बच्चे भी उनकी जिंदगी में वैसे ही रहे जैसी कि वर्तिका, जरूरतों की नामालूम सी कोई डोर उम्र भर बांधे रही एक रिश्ता। अब भी वे फोन करते तो सिर्फ वर्तिका को, उनसे तो बस औपचारिक बातें ही करते। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया, सोचना भी। बच्चे तो दूर देश थे, पर रवि, वो तो कभी फोन भी नहीं करता था। वे तलाशते पर ढूंढ नहीं पाते कि कौन सी कमी थी आखिर उनमें, कौन सी गलती हो गई आखिर उनसे। वे उस शून्य से लड़ना चाहते थे तब भी और अब भी। अपने स्वभाव के ठीक विपरीत जाकर अब वे वर्तिका के पास आते, सअधिकार कुछ कहते, चाहे उसकी खातिर ही सही दबाव देते। पर वैसी की वैसी ही बनी रहती वर्तिका, कुछ भी नोटिस नहीं करती, जैसी नोटिस करना ही नहीं चाहती हो कोई बदलाव, जैसे पहुंचता ही नहीं हो उसके भीतर तक, उनके भीतर का एकांत, कि शायद उसका एकांत और ज़्यादा बड़ा था। वे समझते नहीं हो ऐसा कुछ नहीं था, पर सब समझकर भी उससे नाराज़ नहीं हो पाते। उनके लिए सब कुछ बेमतलब था सिवाय वर्तिका की उदासी के, जिसे वे दूर करना चाहते थे पर दूर नहीं कर पाए कभी। जब बच्चे चले गए और फिर रवि भी,
वे भीतर ही भीतर खुश हुए कि अब वर्तिका केवल उनकी होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वर्तिका ने ढूंढ ली थी अपनी दूसरी व्यस्तताएं, क्लब, ब्यूटी पार्लर, महिला मंच और ना जाने क्या क्या। जिस सब में उसकी रुचि नहीं दिखी थी पहले कभी, या कि इसे अपने दायित्वों के तले दबा रखा था उसने। हाँ, उन्हें ऐसा ही लगा था कुछ, और वे अपने अरमानों को भीतर ही भीतर समेटते थे। कभी तो लौटेगी वर्तिका, कभी तो भरेगा उनका मन इन सब से। उम्र के किसी छोर पर वे उसे वहीं समेट लेंगे। उनका प्यार इंतजार करना जानता है। सचमुच वर्तिका उन्हें बहुत प्यारी थी। अपने भोलेपन, अपनी दृढ़ता, अपनी चुप्पी, अपनी गलतियों और भूल चूक के साथ पूरी की पूरी वर्तिका जैसी कि वो थी और जैसी कि वो उन्हें चाहिए थी। इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी थी, दिनों, महीनों और सालों के चक्रों से गुजरती हुई, पर उन्हें विश्वास था कि वो दिन आएगा जरूर, और शायद वो दिन आ भी गया। पर वे सचमुच घबरा उठे थे वर्तिका में आए इन बदलावों से। वे पूरी ताकत से उसके पास जा खड़े होते, उसके साथ की उसके अकेलेपन का एहसास उसे चुभे नहीं, कि वो चूके नहीं कभी। पर फिर भी अब उन्हें अपने इस इंतजार से शर्मिंदगी होती। उन्होंने क्यों चाहा था ये सब? क्यों चाहा था कि ये दिन आए उनकी जिंदगी में? टूटी, हारी, शर्मिंदा सी वर्तिका कब चाहिए थी उन्हें? उन्होंने उसे उसकी पूर्णता में चाहा था, एक मजबूत स्त्री जिसे कभी किसी बात का पछतावा ना हो, जो हर चीज को अपनी तर्क दृष्टि और व्यवहारिकता की कसौटी पर कसती आंकती हो। उन्हें कब पता था कि उम्र मजबूत से मजबूत इंसान को छींचती है, तोड़ती है, रेशा रेशा। उन्होंने वर्तिका को बिछावन पर लिटाते हुए कहा था, नाश्ता बाई बना ही देगी, फिर भी ये थोड़े से बिस्किट और दूध। दवा से पहले कुछ तो खा लेना होगा। टीवी खोल दूं या कि तुम्हारे पसंदीदा गीत? चलो, कुछ नहीं सही तो बच्चों को फोन ही लगाते हैं। नहीं तो फिर रवि को, विशाखा से भी बातें हो जाएंगी और बच्चों से भी। वर्तिका, अकेले तो हम छूट रहे हैं ना? वे नहीं, वे सब तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों में कुछ इस तरह मशगूल है जैसे कि कभी हम हुआ करते थे। पहल हम भी तो कर सकते हैं ना? ये वे फ़ोन वर्तिका तक ले आए और नंबर डायल करना ही चाह रहे थे कि वो ज़ोर से चीखी, बंद करिए ये सब, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं। और उनकी उंगलियां स्तब्ध सी थम गई। वर्तिका चीखी थी, वो वर्तिका जिसने नौकर तक को कभी ऊंची आवाज में नहीं डपटा, जिसकी शालीनता के चर्चे पूरी सोसाइटी में थे। जैसे अपनी ही आवाज की ऊंचाई से डर गई हो वो खुद भी। सहमी हुई आंखों के कोरों में कोई गीलापना अटका हो। प्लीज मुझे फोन नहीं करना किसी को, जिसे जरूरत होगी, जिसका मन होगा वो खुद कर लेगा। वे फिर थम गए। अगर वे नहीं माने तो कहीं वो रो न दे, और वे बिल्कुल नहीं चाहते कि। उन्होंने सोचा कि जब वे बाहर निकलेंगे तो उन लोगों को फोन कर देंगे कि वर्तिका को फोन कर ले। उन्होंने बगैर वर्तिका से पूछे ही उसकी मनपसंद सीडी चला दी। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है। आम बंगालियों की तरह वर्तिका को भी हेमंत कुमार और किशोरदा बहुत पसंद है। उन्होंने शेल्फ से निकालकर एक एल्बम भी थमा दिया उसे। ठीक बात है, नहीं करोगी पर तस्वीर तो देख सकती हो, इससे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट। वर्तिका बहुत दिनों बाद हंसी थी, धुली धुली सी ऐसी हंसी, उसका मन भी हल्का हो उठा। सूरज प्रकाश जब घर से निकले, वर्तिका पूरी तरह से एल्बम में डूबी थी। ये उनकी शादी की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे तारीख टंगी थी, 12 मई 1980, और उसकी उम्र 31 की होने वाली थी। फिर भी उसके मन में कच्चापन उसके चेहरे पर था, और इस कारण एक भोलापन भी। वर्तिका जब मिली थी मिस्टर देसाई से तब 28 की रही होगी। वर्तिका देसाई से नहीं, वे वर्तिका दास थी तब। मिस्टर देसाई ने उन्हें एक डांस प्रोग्राम में परफॉर्म करते देखा था, और फिर एक दिन रिश्ता ले आए उनके माता पिता। वर्तिका ने तो बिल्कुल नकार ही दिया इस रिश्ते को। इस तरह किसी के साथ शादी कैसे की जा सकती है जिससे प्यार ना हो, जिसे ठीक तरह से देखा जाना भी ना हो? वो तो शादी तभी करेगी जब उसे कोई पसंद हो, या कि जब उसे किसी से प्यार हो। उसके पिता समर्थन में खड़े थे उसके साथ। उसकी जिंदगी का सवाल है, फैसला तो उसका ही होना चाहिए। पर माँ ऐसा नहीं सोचती थी। वे सोचती थी शादी ब्याह की एक उम्र तो होती ही है। आज जो रिश्ते आ रहे हैं, कल को वो भी ना आए तो? और उनके पीछे 3 और बेटियां भी तो हैं उनकी। धीरे धीरे माँ की सोच उसको भी अपने रंग में रंगने लगी,
और उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। पिता उसके फैसले से उदास और चुप हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वर्तिका अपनी पहचान और अपना नाम नहीं खोना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो शादी के बाद भी अपने नाम से जानी जाए। पर धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूट रहा था। नृत्य, गीत, साहित्य, यानी कि वो सब कुछ जो उसके नाम या पहचान से जुड़ा हुआ था। दूसरी तस्वीर उनकी पहली वर्षगांठ की थी। सजा धजा कमरा मेहमानों और अपनों से भरा हुआ। कमरे की सजावट, मेन्यू, गेस्ट लिस्ट, सब कुछ रवि का तय किया हुआ था। कितने उत्साह से जुड़ा था वो उनके फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की तैयारी में। उन्हें हैरत हुई, बावजूद इन सबके इन तस्वीरों में वो कहीं मौजूद नहीं था। उसे फिर ख्याल आया उनकी शादी की तस्वीरों में भी वो कहीं नहीं था। उसने सोचा, ये बहुत अजीब सी बात है कि जो सब कुछ के मूल में था वो कहीं भी नहीं, और शायद ये भी कि जो तस्वीरों में कहीं नहीं था वही सबसे ज़्यादा प्रभावी था उसकी स्मृतियों में। वो पन्ने पलटती रही, वंश के जन्मोत्सव की तस्वीरें, एक बार फिर वही सब कुछ। रवि क्यों नहीं होता था आखिर? कहीं क्या जानबूझकर या कि अनजाने में ही? जाने अनजाने का विचार यूं भी उसके मन को मथता रहता है हमेशा। जो कुछ भी हुआ था उसकी जिंदगी में, कितना जाने कितना अनजाने, ये वो भी कभी तय नहीं कर पाई। कभी कभी लगता सब कुछ अनजाने में घट गया था, बिल्कुल अप्रत्याशित। कभी कभी लगता सब कुछ उतना अप्रत्याशित भी तो नहीं था। वो जुड़ पाती सूरज से उससे पहले ही रवि ने घेर लिया उसका मन आंगन। सूरज का गंभीर स्वभाव, सूरज का दफ्तर, सूरज के काम, जबकि रवि हमेशा उसके पीछे घूमता। दोस्तों की बातें, कॉलेज की बातें, दुनिया भर की बातें, किचन में पौधों को पानी देते हुए, यहाँ तक कि बेडरूम में आराम करते वक्त भी। और सूरज को भी इससे कोई परेशानी नहीं होती। वे चाहते और पूरे दिल से चाहते कि वर्तिका रवि का ख्याल रखे, वो उससे प्यार करे और उनसे भी ज़्यादा करे। वे जो उसके सघन एकांत के क्षण होते थे उसे भी काट पीट कर रवि के नाम या फिर उन तीनों के नाम कर देते। थके मांदे सूरज जब घर लौटते, लेटे लेटे रवि से पढ़ाई की बातें पूछते रहते, और बातें करते करते ही वे ऊँघने लगते। और कई बार तो रवि से भी कहते, यहीं सो जाओ। फिर वर्तिका को भी अपनी उदासी को परे ढकेलते हुए धीरे धीरे रवि से छोटी मोटी बातें करते करते सो जाने की आदत सी हो गई। धुर जाड़े की रातें तो अक्सर ऐसी ही होती हैं, क्योंकि इन दिनों सूरज का लौटना अक्सर देर से होता। चाहे सूरज को लगता रहे कि रवि बच्चा है, पर वर्तिका के लिए तो वो हमेशा बड़ा बना रहा। उदास हुई नहीं कि ठिठोली शुरू। खरोच भी आ जाए तो डेटॉल लेकर तैयार। उसे शॉपिंग के लिए ले जाना हो, उसके सारे छोटे बड़े काम आगे बढ़कर करना। वर्तिका की जिंदगी से धीरे धीरे सूरज प्रकाश जाते रहे। कब, कैसे, वो समझ न पाई और न वे। वर्तिका को धीरे धीरे अपने सपनों का राजकुमार मिलने लगा, या कि रवि ने उसके मन के उस कोने में सेंध लगा दी जहां उसके सपनों का राजकुमार रहता था, या कि उसके सपनों के राजकुमार की छवि रवि से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी और वे खेल खेल में ही बदल गए एक दूसरे से। वर्तिका की जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा, पर इस बदलने का आभास किसी को न था, या कि वर्तिका को अगर थोड़ा बहुत होता भी तो वो उसे सायास परे धकेल देती। जिंदगी बहुत स्मूथली चल रही थी। हाँ, जब तक माँ जी पिताजी थे, वर्तिका को हमेशा लगता कि वे रवि को वर्तिका के इतने करीब नहीं देखना चाहते थे। सूरज प्रकाश कहकर जाते कि रवि वर्तिका को डॉक्टर से दिखा लाए, लेकिन वे जब दोनों निकलने को होते पिताजी रोक लेते कि बहू के साथ वे चले जाएंगे, तुम फला काम। जब वे दोनों खिलखिल कर कर हंसते किसी ऐसी वैसी बात पर, तो माँ जी पुकार कर रवि को पढ़ाई करने को कहती। जब वे दोनों लूडो कैरम जैसे गेम में पिले होते, उन्हें सिर दर्द हो जाता कि उनकी दवाइयाँ खत्म हो जाती। वर्तिका अब सोचती है तो ये तय नहीं कर पाती कि उन बुजुर्ग आंखों को भविष्य का अंदेशा था, या कि पर माँ जी पिताजी का सांस भी लंबा नहीं लिखा था उनके जाने के बाद। फिर ये वंश के जन्म से पहले की बात है। स्मूथली जिंदगी में जैसे कुछ ठहराव सा आ गया हो। रवि को पुणे जाना था, उसे वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। सूरज घर पर नहीं थे। वे 3 दिन उसके जाने की तैयारियों में कैसे बीत गए उससे पता नहीं चल सका। दिन रात बस काम ही काम, मठरियाँ, नमकीन, शक्करपारे बनाना, स्वेटर, कंबल, चादर इकम रखना, उसके लिए नए कपड़े बनवाना, उसके पहले छोटे बड़े न जाने कितने और काम। उसे ये धुन ज़्यादा परेशान किए रहती कि सूरज होते तो। वो जाने से पहले की रात थी। उसने उसका सारा सामान एक कमरे में इकम कर दिया, फिर भी देख रही थी कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं।
रवि ने पीछे से आकर हथेलियाँ उसके कंधे पर रख दी। सब कुछ ठीक है और अगर जो ना हुई तो वो भी मिल जाएंगी। आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए खाना खा लें, फिर तो पता नहीं कब। रवि भावुक ज़रूर था, पर हमेशा जैसे ख्याल रख रहा हो कि उसकी भावुकता कहीं न दिखे। पर अभी वर्तिका भी जैसे उदास हो गई, उस सतर्कता के छोर के रवि के हाथ से फिसल जाने भर से। उसने पल भर को सोचा, अभी तक तो काम काम, फिर कल से क्या करेगी वो। पल भर को चुप्पी पसरी रही दोनों के बीच। वर्तिका का मन जैसे पिघला जा रहा था। अपने अपने कमरे में घुसने से पहले दोनों ने एक दूसरे को पलटकर देखा, फिर रुके थे क्षण भर को। रुकने के बाद फिर मुड़े थे। रवि ने अटकते अटकते जैसे कहा था, आज मुझे ढेर सारी बातें करनी है आपसे, मैं सो जाऊं आपके पास। वो रुकी थी क्षण भर को। रवि उसके समानांतर आकर खड़ा हो गया। पिछले कई दिनों से तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं। वर्तिका ने सोचा, उसने क्यों नहीं कही ये बात। अलसुबह तो रवि को निकल जाना ही था। सूरज होते तो रात जैसे बहुत जल्दी जल्दी बीत रही थी। आप अपना ध्यान रखिएगा, समय पर नाश्ता खाना। आप अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं करती। तुम भी, तुम्हें तो बिल्कुल भी होश नहीं रहता अपना न सामान का। वहां भी ऐसा नहीं करना। बर्नॉल डेटॉल सब किचन के ड्रॉर में है, कुछ हो तो लगा लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे जख्म। सुबह 1:22। सर्दी की दवा तुम्हारे बैग में है। खांसी जुकाम तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं, और तुम हो कि मैंने लौंग की कलियां भी एक डिब्बे में खरीद कर रख दी हैं। खांसी ज़्यादा आए तो। समय 2:34। छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे पल। वर्तिका ने पल भर को सोचा, सूरज तो हमेशा जाते रहते हैं टूर पर, वो सामान भी इसी तरह रखती है, पर इतनी चिंता तो कभी भी। उसने अपने मन को बहलाया, सूरज को लौट आना होता है फिर। घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थी। वर्तिका ने करवट ली दूसरी तरफ। सो जाओ थोड़ी देर। अब क्या सोना, वक्त ही कितना है। रवि ने हौले से उसे अपनी तरफ मोड़ा। वर्तिका अपने जिन आंसुओं को छिपाना चाहती थी, आखिरकार रवि को दिख ही गए वे। रवि ने उसे अपनी बाहों में समेटकर चुप कराना चाहा। रोइए तो नहीं, फिर मैं वैसे कैसे वहां रह पाऊंगा, कैसे पढ़ लिख पाऊंगा। वर्तिका ने उन बाहों की कैद से खुद को मुक्त कराते हुए आंसुओं को पोंछने का उपक्रम किया था। पर आंसू थे कि जितना पूछो तेजी से बह रहे थे। उसका अकेलापन, उसकी जिंदगी की त्रासदी, उसके सुख, उसके दुख, जैसे सब कुछ कह डालना हो उन्हें रवि से अभी के अभी। वो भी जो कि वो कभी नहीं कह पाई। पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले। वे अलग अलग होने की कोशिश में और ज्यादा एक दूसरे की बाहों में आ सिमटे थे। रवि के तप्त होठ वर्तिका के आंसू पी लेना चाहते थे, अब के और तब के भी, जब वो नहीं होगा। वर्तिका उसकी पनाह में भूलना चाहती थी अपनी सारी पीड़ा। फिर किसी पर किसी का जोर नहीं चला, खुद का भी नहीं, और वो अघटित घट ही गया, जिसे कभी नहीं घटना था, या कि घटा था, वो जिसे घटित तो होना ही था। वर्तिका ने अपने हिस्से के सुख में सेंध मारी थी और उसे पा भी लिया था। अनंत सुख में डूबे उन दोनों को किसी भी वस्तु का भान नहीं था। वे टूटकर जिए और मर भी गए थे। घड़ी ने सुबह 4 बजे का अलार्म बजाया। वे हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए। 4 बज गए थे। वर्तिका के हाथों एल्बम का वो पन्ना यूं कसा हुआ था जैसे उन क्षणों को अपनी मुट्ठी से आज़ाद नहीं करना चाहती हो। पर क्षण तो क्षण थे, उन्हें फिसलना ही था। किसी ने डोरबेल बजाया। उसे जैसे होश आया हो, सूरज आए हो शायद। उसने ठंडे हुआए दूध के साथ जल्दी से दवाइयाँ ले ली और दरवाजे की तरह लपकी। सूरज तो नहीं थे, हाँ बाई दुआरें भी आ गई। इतना वक्त बीत चला, सूरज कहाँ रह गया आखिर। वो अतीत से सिर्फ निकल कर ही नहीं, पूरी तरह निकल कर वर्तमान में आ पहुंची। उसने खुद को समझाया, कोई मिल गया होगा। यूं भी कब तक बैठे रहे वो आखिर। थोड़ा तो वक्त उन्हें भी मिलना चाहिए। पर मन में फिर भी सवालों के तूफान थे कि उठ उठ ही रहे थे। इतनी देर तक बिना कुछ कहे, बिना उन्हें फोन किए सूरज आखिर कहाँ रुकते हैं कहीं। सूरज के लिए पहली बार इतना डर रही थी, जैसे अब नहीं खोना चाहती हो कुछ भी, अब नहीं अकेले होना चाहती हो वो। अपना ध्यान बटाने की खातिर उन्होंने एल्बम फिर से देखना शुरू कर दिया। वृंदा के जन्म की तस्वीरें, दोनों बच्चों के स्कूल कॉलेज की तस्वीरें। फिर भी उनका मन था कि रम नहीं रहा था। पन्ने पलटते पलटते आखिर अंतिम पन्ने पर आकर थम ही गई वो। रवि और विशाखा की शादी की तस्वीरें। ये पहली तस्वीर थी जिसमें रवि सिर्फ था।
जिसमें ये पहली तस्वीर थी जिसमें रवि सिर्फ था ही नहीं, उसकी केंद्र बिंदु में भी था। वर्तिका को अजीब लगा जब रवि जिंदगी में था, तस्वीरों में नहीं। और जब वर्तिका को ये अजीब लगा जब रवि जिंदगी में था, तस्वीरों में नहीं। और अब वर्तिका ने गौर किया, वो भी तो नहीं थी कहीं इन तस्वीरों में। उसने समझाया था खुद को, फुर्सत कहाँ थी उसे कामकाज से। उसके मन ने ही टोहका दिया था, बस सिर्फ इतनी सी बात थी। काम से तो वक्त निकाल ही लेती थी तुम, और किसी कोने कंदरे में जाकर आंसू भी बहा लेती थी। कभी स्टोर रूम, कभी बाथरूम, कभी। उसने जवाब दिया था खुद को ही। उसकी शादी से बहुत दुखी नहीं थी वो, पर भीतर ही भीतर एक कचोट सी उठती थी। अब तक जो उसका था, उसका सबसे करीबी, उसको खो रही थी वो। उस पर उसका अधिकार खत्म हो रहा था। उसके मन ने उसे फिर टोका था, पर ये तो तभी का हो चला था जब वो दूर चला गया था। उसने कहा नहीं, बस सोचा भर था। दूर जाकर भी उस तरह दूर कहाँ गया वो। अक्सर फ़ोन पर सारी कचर पचर, दिन भर की एक एक बात बताना, और छुट्टी मिलते ही घर भाग आना। और सतर्क मन से जैसे उसकी सुखद स्मृतियों पर बहुत सोच समझकर पूर्ण विराम लगाया था। फिर धीरे धीरे कमने लगा ये सिलसिला। रवि का मन पुणे में ही रमने लगा। दोस्तों से बातें ज़्यादा जगह घेरने लगी थी उनकी अपनी बातों में। कुछ दिनों बाद विशाखा की घर आने पर उतावलापन भी कमने लगा था। बहाने कई होते, टेस्ट, असाइनमेंट, वर्कशॉप और भी बहुत कुछ। सब बहाने या कि सब सच। उसने पहले ही तय कर लिया था कि रवि की जिंदगी में कोई लड़की आई नहीं कि वो समेट लेगी खुद को। पर सोचने जितना सहज कहाँ होता है कुछ भी। उसके भीतर जैसे रेशा रेशा टूट रहा था। ये टूटन ऊपर भी दिखने लगी। अचानक ही उम्र दिखने लगी उसके चेहरे पर, और इस उम्र को ढांकने से उसकी सतर्क कोशिशें भी। वो पार्लर जाती, मसाज लेती, फिर भी कहाँ कुछ संभल रहा था, न भीतर न बाहर। वो खींचती बात बात में, कहना चाहती थी सब कुछ सूरज से, रोना चाहती थी उनके कंधे पर सिर डालकर। शायद इस तरह जिंदगी सहज हो जाए, शायद इस तरह एक नई शुरुआत कर सके वो। पर सब कुछ सोच लेना जितना सहज नहीं होता जिंदगी में, इसलिए शायद ऐसा वो कभी कर नहीं पाई। वो रवि से भी कहना चाहती थी बहुत कुछ, उनके प्यार का आखिर ये कौन सा सिला दिया उसने। कैसे कुछ दिनों महीनों में वो सब कुछ भूल गया, कैसे आखिर। पर कहती वो कुछ भी नहीं किसी से, बस टूटती, खींचती, खींचती रही भीतर ही भीतर। सूरज एक मराठी लड़की से रवि की शादी के खिलाफ थे, पर उसकी जिद से ही तैयार हुए थे हार कर। रवि की शादी में नहीं हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब भी वो कभी फ़ोन पर या किसी भावावेश के क्षणों में कहता मैं शादी नहीं करूँगा, छुट्टियों में कहीं चला जाऊँगा आप सब और बच्चों के पास, तो वो उसे कसकर डांटती। उसकी शादी का उनका भी सपना था। वो तो बस चाहती थी कि पहले वो तैयार कर ले खुद को इसके लिए, फिर ढूंढ कर लाए रवि के लिए एक चांद जैसी दुल्हनिया। पर रवि ने मौका ही कहाँ दिया, न दुल्हनिया ढूंढ कर लाने का, न संभलने का। सूरज बौखला गए थे पढ़ाई खत्म होने से पहले शादी करने की जिद से। उसने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला था। हड़बड़ी कुछ कुछ तो समझ में आ ही रही थी उसे। और शादी के 8वें महीने अंकुश के जन्म के साथ सूरज भी समझ गए थे सब कुछ। वो सोचती अगर उन्होंने रवि के लिए दुल्हन ढूंढी होती तो मलाल कम गया होता उसका। विशाखा को वो चाहे जितना प्यार दे ले, पर भीतर तो जले पर लगे नमक जैसा ही छनछनाती थी वो। और विशाखा भी तो, पढ़ाई पूरी होते होते उन दोनों ने नौकरी कर ली, और फिर विशाखा ने लौटने कब दिया रवि को उन लोगों के पास। वे भीतर ही भीतर इंतजार करती। सूरज बाहर भीतर उड़ते, आना जाना तो दूर, एक फ़ोन तक करने की फुर्सत नहीं है साहबजादे को। ख्यालों में फिर आकर सूरज अटक गए। वही चिंता जिससे वो दूर भाग रही थी। सूरज अब तक नहीं आए, क्यों आखिर। भीतर एक अनाम सा भय छिलकने लगा। उन्हें घर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लगने लगा, दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत। अगर इसमें सूरज के बगैर रहना पड़े तो। और इस अकेलेपन की कल्पना भर से सिहर उठी वो। नहीं, वो सूरज के बगैर जी नहीं पाएंगी।
और इस अकेलेपन की कल्पना भर से सिहर उठी थी वो। नहीं, वो सूरज के बगैर नहीं जी पाएंगी। वो भले ही सोचती रही हो कि सूरज का साथ उनकी मजबूरी हो, पर उम्र के इस मोड़ पर ये साथ उनके चाहते न चाहते उनकी आदत बन चुकी थी, और आदत से ज़्यादा एक ज़रूरत। वे उठी थी और उन्होंने एल्बम को समेटकर अलमारी में रख दिया। रखने के क्रम में कुछ तस्वीरें फिसलकर नीचे गिर पड़ी थी। वो समेटने लगी थी, जैसे कुछ बचा खुचा रह गया उन सबको सहेज कर रख लेना चाहती हूँ अपने पास। शाम रात में तब्दील होने लगी। वे बाहर दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठ गई, ठंड ओस की परवाह किए बगैर। वे भूल चुकी थी अपनी अस्वस्थता, अपना दर्द। बस सूरज, एक सूरज। अगर उन्हें कुछ हो गया तो भीतर एक तीखा सा दर्द चिलका था। नहीं, वो माने कि न माने, एक सूरज ही हैं जो साए की तरह दिन रात उनके साथ रहते आए हैं। वो भले ही डूबी रहे अपने ख्यालों पर, सूरज ने हमेशा उसी का ख्याल किया। बीता सब कुछ धुंधलके में खो रहा था कहीं। बस सूरज, अकेले सूरज, एकमात्र सूरज। उसे कुछ और नहीं चाहिए जिंदगी में। उसने पहली बार सूरज के लिए तड़प महसूस की थी अपने भीतर। गोकी इसके बाद एक और ख्याल आया था मन में। ये पीड़ा सूरज से ज़्यादा कहीं अपने लिए तो नहीं थी। अपने अकेले होने का भय, किसी के भी साथ न होने का भय, पीछे छूटे रह जाने का दर्द, या कि वे सारी की सारी चिंताएं जो क्रमशः बूढ़े होते किसी इंसान को हो सकती हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इस असुरक्षा बोध के आलोक में उसने सूरज को पहचाना तो था, देखा तो था अपने रिश्ते का ये नया स्वरूप। बाहर कुछ खटका, वे दौड़ पड़ी। बाहर सचमुच सूरज ही थे। वे उनके गले लग गई, और इस गले लगने से सचमुच वो शर्मा गई थी। पहले तो कभी इस तरह। सूरज हंस पड़े। क्या हुआ, परेशान हो बहुत? थोड़ी सी चोट लग गई थी। वे चौंकी और तब जाकर गौर किया कि उनके दाहिने कंधे पर बंधी पट्टी हुई। वे और कसकर लिपट गई उनसे। डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए गाड़ी पार्क करके अभी निकला ही था कि साइकिल वाले से धक्का लग गया। वैसे चोट तो ज़्यादा नहीं, पर वे सूरज को ऐसे सहेज कर ले जा रही थी जैसे वे कोई दूध मुँहा बच्चा हो। वे दौड़कर उनके लिए पानी लाई। सूरज ने जेब से निकालकर दवाएं थमा दी। सूरज एकटक देखते रहे उन्हें, जैसे कि पहली बार मिली वर्तिका को देखा था। पर आज की वर्तिका उन्हें और ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और भी ज़्यादा सहज। अनुभवों की रोशनी से चमकती वर्तिका की आंखें जगर मगर उन्हें बांध ले गई अपने मोहपाश में। वे आंखें जो उनकी राह देखती हैं, जो उनकी परवाह करती हैं और इस कदर करती हैं, वे अभी अभी जान पाए थे। और जिस एक बात को जानने की चाह उनके भीतर वर्षों से संचित थी, तो क्या उनके जीवन का प्रतीक्षित पल आ गया सचमुच? वे साथ साथ खा रहे थे हमेशा की तरह। इस साथ साथ खाने में साथ खाने का भाव उन्होंने पहली बार महसूसा। रात गहरा रही थी, पर सूरज के अंदर एक आलोक था, एक मर्म भेदी आलोक। रात बीत रही थी। वर्तिका सचमुच उनके पास थी, उनसे घिरी हुई। इतना पास, इतनी करीब तो वो कभी नहीं लगी। बीता सब कुछ धुंधलका सा। तो क्या वे सचमुच वर्तिका के भीतर पहुंच चुके थे? और वो भी किसी सेंध या कि चोर दरवाजे से नहीं। उसके भीतर तक पहुंचने की वो लंबी राह अब उन्हें बौनी होती लगी। उन्होंने सुना, वर्तिका कुछ कह रही थी, बहुत हौले, उनसे सटे हुए। वे अपने कानों को उस आवाज़ तक ले गए। वे सजग हुए थोड़े। मैंने पहले कभी नहीं कहा, पर कहना चाहती थी हमेशा। मेरी जिंदगी में था कोई क्या, वो कोई और नहीं कि सूरज प्रकाश ने हौले से अपनी उंगलियां वर्तिका के होठों पर रख दी। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे बीच। हम दोनों ने साथ साथ ही तो जिया, और मैंने महसूस भी किया सब कुछ। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा। तुम कहो कि ना कहो, मैं तो बस इसी में खुश रहा कि तुम छोड़कर नहीं गई अकेले मुझे बीच राह में। वर्तिका को लगा कि वो सिमट कर बहुत छोटी हो गई है, बिल्कुल टुइयाँ सी। और सूरज है कि बहुत बड़े हुए जा रहे हैं, इतने बड़े कि पूरा बिछावन छोटा हुआ जा रहा है। इसी वृहत्ता में दुबक कर जी लेंगी वे अपनी बची खुची सारी जिंदगी। और सचमुच उन्होंने गौर किया, जुगनू से चमकते इन पलों में भी कुछ नहीं था, न बाहर, न भीतर, न अंतस, न स्मृतियों में। बस सूरज थे, वे थी, और कुछ पल, या कि बहुत सारे पल उनके साझा दुख। थैंक यू सो मच।